है ना। रूम्स स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे 50। तो एक लॉजिंग होम है जो हिल स्टेशन पे चल रहा है, उसमें 50 रूम है। द होम ऑफर्स कंसेशनल रेट्स ड्यूरिंग 6 ऑफ सीजन मंथ्स। डिस्काउंटेड रेट, कंसेशनल रेट मतलब डिस्काउंटेड रेट, है ना। कि बोले वैसे ही कम लोग आते हैं, तो कम लोग आते हैं तो भीड़ बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज। तो इस ड्यूरेशन में आपके रेंट का आधा ही चार्ज किया जाएगा। तब अगर नॉर्मली 100 रुपए लेते हैं तो हम आपसे ऑफ सीजन में 50 रुपए। ठीक है, तो बेसिकली रेशियो हो गया 1:2। ऑफ सीजन में 1 रुपया तो सीजन में 2 रुपया। द मैनेजमेंट प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑफ द रेंट। प्रॉफिट कितना चार्ज किया जाएगा, 20%। जो भी हमारी कॉस्ट आएगी उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल पता लग जाएगा कितना लेना है। द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड अदर डिटेल्स। तो ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द सीजन बोल रहे हैं 80%। सीजन टाइम में 80% लोग आते हैं, मतलब रूम्स ऑक्यूपाइड रहते हैं 80%। कितने रूम थे अपने पास, 50। तो 50 रूम का 80%, 40 रूम सीजन में ऑक्यूपाइड रहते हैं। अच्छा, आपको ये समझ में है सीजन कितने महीने का है, 6 महीने का। उन्होंने बोला 6 ऑफ सीजन मंथ्स। तो ऑफ सीजन अगर 6 महीने का है तो सीजन टाइम भी 6 महीने का है। ठीक है, वाइल इन ऑफ सीजन, सीजन में तो 80% और ऑफ सीजन में इट इज 40%। सीजन टाइम में 80% रूम ऑक्यूपाइड रहते हैं, ऑफ सीजन में 40% रूम ऑक्यूपाइड रहते हैं। खर्चों में बताया स्टाफ की सैलरी है, तो ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो जाता है। रिपेयर टू बिल्डिंग फिक्स्ड है ये तो। लॉन्ड्री एंड लिनन वेरिएबल हो गया। इंटीरियर फिक्स्ड हो गया। सन्ड्री एक्सपेंसेस वेरिएबल हो गया, है ना। रिपेयर आप वेरिएबल भी बोल सकते हो कि आप बोलो सर आपने तो हमेशा रिपेयर वेरिएबल में ही लिखवाया था, वेरिएबल में ले सकते हो। पर क्योंकि ये बिल्डिंग का रिपेयर है, बिल्डिंग का रिपेयर तो चाहे चलाओ चाहे मत चलाओ होटल, वो तो होना ही है, इसलिए मैं फिक्स्ड बोल। अच्छा, फिर इसके अलावा डेप्रीसिएशन लगेगा एनुअली। और बिल्डिंग लगेगा 5%, बिल्डिंग में 5% डेप्रिसिएशन। एंड फर्नीचर एंड इक्विपमेंट में 15% डेप्रिसिएशन फिक्स में आता है। रूम अटेंडेंट को वेजेस भी देना है, तो रूम अटेंडेंट को 5 रुपीज पर रूम डे का वेजेस देना है। आपके रूम डेज आएंगे उसके हिसाब से 5 रुपए की उसको सैलरी देनी है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपाइड होगा तो लगेगा, ऑक्यूपाइड नहीं होगा तो नहीं लगेगा, तो ये वेरिएबल कॉस्ट होगा। लाइटिंग चार्जेस मंथली दिया हुआ है 120 पर रूम, एक्सेप्ट इन 4 months ऑफ विंटर व्हेन इट इज 30 पर रूम। समर में लाइट का बिल ज्यादा आता है, विंटर में लाइट का बिल कम आता है। तो कितने मंथ्स का समर है, 8 months का। ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो ना। मंथली चार्जेस आर 120 पर रूम एक्सेप्ट इन 4 months ऑफ विंटर। समर कितने हुए, 8 हुए। When it is 30 per room and this cost is on the basis of occupancy, तो ये भी आपके लिए वेरिएबल कॉस्ट। जो भी खर्चा ऑक्यूपेंसी के हिसाब से लगेगा, कि रूम ऑक्यूपाइड होगा तो लगेगा वरना नहीं लगेगा, वो वेरिएबल कॉस्ट। टोटल इन्वेस्टमेंट इन द होम इज 100 लाख रुपीज, और 80 लाख इसमें बिल्डिंग का है और बाकी फर्नीचर का है। तो डेप्रिसिएशन की रेट दे दी थी, बिल्डिंग पे 5 और फर्नीचर पे 15। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द रूम रेंट चार्जेबल पर डे, यानी सेलिंग प्राइस ड्यूरिंग सीजन एंड ऑफ सीजन। कितने टाइम का था सीजन, 6 महीने का, और विंटर 4 महीने का, और समर 8 महीने का। इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ फॉरगोइंग इन। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं क्लियर कर देता हूँ।
कितने मंथ्स का क्या है मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। पूरे साल में 12 महीने हैं, इससे ज्यादा थोड़ी। तो 12 महीने हैं, तो हम बोल रहे हैं कि इसमें समर जो है ना वो 8 मंथ्स का है, मतलब रेनी सीजन वगैरह समर में ही काउंट हो। तो समर 8 मंथ्स का है और विंटर 4 मंथ्स का है। ये पीक्स जो विंटर होता है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 4 महीने तो हमने विंटर के मान लिए और बाकी टाइम हमने समर मान लिया। इधर ध्यान देना। हाँ, तो सीजन हमने कितने, समर कितने मंथ्स का माना, 8 महीने का, विंटर कितने महीने का माना, 4 महीने। पर मैं बोल रहा हूँ ये जो समर है ना, इसमें सीजन है 6 मंथ्स का और ऑफ सीजन है 2 मंथ्स का। और ये जो विंटर है ना, ये पूरा ही ऑफ सीजन। ये समझाना चाहता, समझ में आ रही क्या बात? तो हमको जो फेयर निकालना है ना, मतलब होटल का जो चार्जेस निकालना है, वो हमको समर और विंटर का नहीं निकालना है, वो हमको सीजन और ऑफ सीजन का बताना। इस ऑफ सीजन में 2 महीने तो समर थे और 4 महीने विंटर है क्या? ये हिल स्टेशन फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ था कि हिल स्टेशन। हिल स्टेशन के एग्जाम्पल्स हो गए आपके लिए, जैसे शिमला, मनाली और दार्जिलिंग बोलो, टी सुना होगा आपने, ये सब हिल स्टेशन कहलाते हैं। पर किया क्या आपने? कौन से टॉपिक तक? कॉस्ट शीट देख रहे हो अभी, सर्विस कॉस्टिंग बोल। हाँ, बेसिक देखे हैं, सर्विस कॉस्टिंग नहीं। ये करना था ना, बेसिक तो मैं पढ़ा देता आपको। बना लिया? चलिए, तो सबसे पहले रूम डेज, कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज। तो रूम डेज अलग अलग बताने। सीजन में बताइए, सीजन में कितनी ऑक्यूपेंसी रहती है? 80%। तो 50 इंटू 80% इंटू 30 डेज 1 मंथ में, और इंटू 6 मंथ 7200। और ऑफ सीजन, पर ऑफ सीजन के 2 पार्ट करूंगा, समर तो 50 इंटू 80% इंटू 30, सॉरी इंटू 40%, 50 इंटू 40% इंटू 30 इंटू 2, 1200। सर लिखो भाई, क्या करते हो यार आप, कहाँ ध्यान है आपका? कॉल आ रहा था, आप तो नोट्स देख रहे हो। और फिर उसके बाद विंटर। आपको अगर किसी ने ये बोल दिया ना कि बिना पढ़े इंटर में पास होते, तो गलत बोल रहा है। बिना पढ़े नहीं पास होता है कोई भी। विंटर जो है ना वो है 50 इंटू 40% इंटू 30 इंटू 4, 2400। सब मिला के आ रहा है 10,800। सीजन ऑफ सीजन सब मिला के आ रहा है 10,800। ठीक है, रूम डेज क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन है? तो अगर आप पूछोगे कि सर ये समर विंटर अलग क्यों किया, तो ये मेरे लाइटिंग चार्जेस में काम आएगा। हाँ, उन्होंने बोला था समर का चार्ज अलग है, विंटर का चार्ज अलग है।
इसलिए हमने ये ब्रेकअप किया। तो अब इससे हम अपनी कॉस्ट निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेकिंग्स पर एनम। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेकिंग्स पर एनम। तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम अमाउंट। तो ए वेरिएबल कॉस्ट, ए वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट में है आइटम, और बी फिक्स्ड कॉस्ट। तो पहले ही कॉस्ट अलग अलग नहीं करना होता है। कहीं आप सोचो कि सीजन की कॉस्ट अलग निकाल लेता हूं, ऑफ सीजन की कॉस्ट अलग निकाल लेता हूं। हमारा अप्रोच ये नहीं सिखा रहा है। हमारा अप्रोच सिखा रहा है पहले पूरे होटल की कॉस्ट निकाल लो, फिर उसको इक्विवेलेंट के हिसाब से बांट देना। पहले एक बार टोटल निकालना है। तो सबसे पहली कॉस्ट दी हुई है स्टाफ सैलरी। कितनी है सैलरी? 2,75,000। स्टाफ सैलरी है 2,75,000। स्टाफ की सैलरी इज 2,75,000। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? फिर नेक्स्ट आइटम क्या है? रिपेयर्स टू बिल्डिंग। फिक्स्ड में ही ले रहे हैं हम लोग। रिपेयर्स टू बिल्डिंग। तो रिपेयर्स टू बिल्डिंग कितना? 130,500। ये लोग आए चाहे नहीं है, रिपेयर तो होएगा ही ना बिल्डिंग का। तो 130,500। और फिर लॉन्ड्री एंड लिनन वेरिएबल, बेडशीट्स वगैरह की क्लीनिंग वगैरह होंगी, वेरिएबल। लॉन्ड्री एंड लिनन 40,000। इंटीरियर फिक्स्ड। तो इंटीरियर है आपका, ये टेपेस्ट्री क्या होता है? इंटीरियर तो चलो ठीक है, टेपेस्ट्री, कर्टेन, सोफा कवर्स, ये सब लगाना टेपेस्ट्री पार्ट होता है। और सन्ड्री एक्सपेंसेस वेरिएबल। सन्ड्री एक्सपेंसेस 95,400। और डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन है, तो डेप्रीसिएशन कितना? 4 लाख। 80 लाख का 5%, 4 लाख रुपीज। और डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर पे कितना डेप्रीसिएशन? सॉरी, 20 लाख का 15%, 3 लाख। एंड देन उसके बाद है रूम अटेंडेंट वेजेस, वेरिएबल में आएगा। रूम अटेंडेंट वेजेस, तो वो बोल रहे हैं 5 रुपए लगेंगे एक रूम डे का। और हमारे 10,800 रूम डेज आए थे। 10,800 है ना। एक रूम डे का 5 रुपया, तो 10,800 का 4,000। और लाइटिंग चार्जेस भी वेरिएबल में ही आएगा। ये बताओ, लाइटिंग चार्जेस बहुत ज्यादा बोल। 36,000 आएगा। दिमाग लगाओ, ध्यान से पढ़ो। 36,000। लाइटिंग चार्जेस 36,000 आएगा।
क्वेश्चन की लाइन ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है मंथली लाइटिंग चार्जेस। क्वेश्चन बोल रहा है मंथली लाइटिंग चार्जेस आर 120 पर रूम। एक महीने का 120 लगता है, पर विंटर में तो 30 रुपए ही लगता है। बताओ, समर में 120, विंटर में 30। नहीं आ रहा? नहीं, जिनको नहीं आया उनकी बात कर रहा हूं। तो समर के रूम डेज बताओ आप पहले। समर के रूम डेज 8400। तो हम बोल रहे हैं 120 लगेगा हर महीने। तो एक दिन का कितना हो गया? 4 रुपया डिवाइड बाय 30। तो आपके रूम डेज है 8400। और विंटर में 30 रुपए लगेगा 30 दिन का। 1 रुपया एक दिन का, और डेज कितने हैं? 2400। अपने आप 36। हार्ड का है? आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, बस मंथली वर्ड पे ध्यान नहीं दे। मंथली लिखा हुआ है। 10,80,000 तभी आया जब आपने डिवाइड बाय 30 नहीं किया। ठीक है, टोटल लगाइए। तो वेरिएबल का टोटल आ रहा है 2,225,400। और फिक्स्ड का टोटल 11,93,000। और टोटल हो जाएगा A प्लस बी 1,418,400। टोटल A प्लस बी is 1,418,400। और इसमें ऐड कर दीजिए प्रॉफिट, है ना? प्रॉफिट ऐड करिए। कितना परसेंट बोल रहा है? 25% मत पढ़ो। 25% किसका? सॉरी, 20% है। 20% किसका? रेंट का। तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद आएगा ना रेंट तो। और वो बोल रहे हैं 20% रेंट का ही करो। तो रेंट को क्या मान लेंगे? 100। प्रॉफिट हो जाएगा 20। तो कॉस्ट कितनी आएगी? 80। तो 1,418,400 डिवाइड बाय 80 इंटू 100। 1,773,000। 1,773,000। प्रॉफिट बोलिए। 25635,354,600। क्या आपका टोटल रेंट हो? पर हमको टोटल रेंट नहीं निकालना, हमको सीजन और ऑफ सीजन का बताना है। तो फिर हम लोग टेबल बनाते हैं। पहला कॉलम टाइप लिख देते हैं, सीजन और ऑफ सीजन। सीजन और ऑफ सीजन। फिर दूसरा कॉलम क्या होता है? रूम डेज। रूम डेज। तो बताओ सीजन में कितने रूम डेज? 70। और ऑफ सीजन में 3600। अच्छा, वेट्स क्या है इनका? 2 और 1। सीजन का ज्यादा होगा, ऑफ सीजन का कम होगा, है ना? ऑफ सीजन में रेट आधी कर दी थी ना, तो 2:1। तो आपका इक्विवेलेंट रूम डे आ जाएगा। इक्विवेलेंट रूम डे 14,400 एंड 3,600 सब मिला के 18,000।
18,000, तो आपका रेंट पर रूम डे आ जाएगा। तो रेंट पर रूम डे is 1,773,000 divided by 18,000, 98.5। ये ऑफ सीजन का है, ऑफ सीजन का 98.5, ये डबल हो जाए 190। ठीक है, तो ये आपका होटल का कैटेगरी भी कंप्लीट हो गया, सर्विस खत्म हो गई होटल की। रेट्स वाले क्वेश्चंस भी हमें नेक्स्ट सर्विस आती है स्टूडेंट्स हॉस्पिटल, है ना। होटल का क्वेश्चन ने कंप्लीट कर लिया है, 3 क्वेश्चन कराए मैंने आपको, सफिशिएंट है, एग्जाम में ऐसा ही आता है, अगर आता है तो आप तो बस इन 3 को ही अच्छे से कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट सर्विस है अपना हॉस्पिटल, हेडिंग डालेंगे टॉपिक नंबर 5। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक में ज्यादा आता है, उसके क्वेश्चन भी ज्यादा किए, कम आता है उसके क्वेश्चन भी। टॉपिक नंबर 5 सॉरी, हॉस्पिटल सर्विस। कल कितनी सर्विस है? 12, है ना। और ये अभी हम 5वें पे ही पहुंचे हैं, और इतनी जल्दी कैसे सर 12 पे पहुंचाओगे आप फिर? कि अब आगे जितनी भी सर्विसेज है वो एक एक क्वेश्चन पे ही है ना, मतलब वही फ्रीक्वेंसी एकदम कम है। तो हॉस्पिटल सर्विस में भी रूम डेज बोलोगे क्या? पेशेंट्स बोलना चाहिए हॉस्पिटल में तो, या बेड्स बोल सकते हैं कि बेड्स कितने हैं हमने ऑक्यूपाई कर रखे हैं। तो लिखिए द सर्विस यूनिट, द सर्विस यूनिट फॉर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल सर्विस हेडिंग डालिए, टॉपिक नंबर 5 है ये, और उसमें लिखना है द सर्विस यूनिट फॉर हॉस्पिटल इज पेशेंट डेज। द सर्विस यूनिट फॉर हॉस्पिटल इज पेशेंट डेज स्लैश बेड डेज, पेशेंट डेज स्लैश बेड डेज, है ना। या तो पेशेंट डेज बोलते हैं या बेड डेज बोलते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल में भी कैटेगरी हो सकती है, हाँ, हॉस्पिटल में, हाँ, मतलब कैसे बोलेंगे ये रूम है वो रूम, आजकल होटल जैसे ही तो चलने लग गया है वो भी। लग्जरी चाहिए लोगों को, हॉस्पिटल में भी बीमार तो पड़े हैं, ठीक है, पर चाहिए टीवी, टीवी होना चाहिए हॉस्पिटल में। तो इसलिए लग्जरी के अकॉर्डिंग चार्जेस अलग भी होते हैं। लिख लीजिए इफ देयर इज कैटेगरी, if there is category of rooms, if there is category of rooms, comma then, if there is category of rooms, comma then the service unit will be equivalent bed days, the service unit will be equivalent bed days। होता है जनरल वार्ड होता है, कॉटेज वार्ड होता है ना, इकोनॉमी वार्ड होता है, लग्जरी वार्ड होता है। हॉस्पिटल में आजकल कैटेगरीज होती है ना, जितना अफोर्ड कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग चार्जेस पे करो। हाँ, सर्विस यूनिट विल बी इक्विवेलेंट बेड डेज। तो 24th क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 बोल रहा है रूपनगर हॉस्पिटल runs an intensive medical care unit। बोल रहे हैं हम लोग तो एक आईसीयू चला रहे हैं, जो आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट, है ना, आईसीयू चला रहे हैं। हॉस्पिटल में एक डिवीजन होता है ये, कि जिनको अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है उनके लिए अलग आईसीयू।
फॉर दिस पर्पस इट हैज हायर्ड अ बिल्डिंग किराए पे ले ली, 5,000 रुपए महीने के किराए पे, फिक्स्ड कॉस्ट हो गई आपकी। हॉस्पिटल कंसिस्ट ऑफ 25 बेड्स, उस हॉस्पिटल में 25 बेड हैं, मतलब 25 पेशेंट आ सकते हैं आराम से। एंड 5 more beds can be comfortably accommodated when occasion demands। ओकेजन, हाँ मतलब इसका भी सीजन होता है, तो बोल रहे हैं जब हमारा सीजन आता है तो हम उसमें 5 बेड और लगा सकते हैं, है ना। जैसे एक सीजन आया था इनका कोविड, है ना, तो बीमार हो रहे थे लोग, तो हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है, चेक लगा लगा के एडमिट कराना पड़ रहा था, जानकारी नहीं है तो एडमिशन ही नहीं है हॉस्पिटल में। तो वही सीजन जब है हमारा, है ना। हाँ, साल ही आ गया था वहाँ, 2 साल आया था रदर वो तो। व्हेन ओकेजन डिमांड, जैसे अब बारिश होती है, तो बारिश होती है तो लोग अगेन ज्यादा बीमार होते हैं, है ना, तो वो सीजनल चेंज की वजह से बोल रहे हैं तब हम 5 बेड और लगा देते हैं, 25 तो है ही, 5 और लगा लेते हैं। द परमानेंट स्टाफ अटैच टू द हॉस्पिटल आर एज फॉलोज। परमानेंट स्टाफ क्यों बोल, फिक्स्ड है, फिक्स्ड कॉस्ट बोलना चाह रहे हैं। तो सुपरवाइजर है 1,000 रुपए महीना, 2 नर्सेज है 600 महीना, 1 वार्ड बॉय 300 रुपए महीना। तो द हॉस्पिटल इज ओपन थ्रू आउट द ईयर। एक्चुअली मैं जो अभी आपको करा रहा हूँ, जैसे हॉस्पिटल कर रहे हैं, होटल कर रहे हैं, सिनेमा हॉल कराया था, ये सब वो सर्विसेज है जो पूरे साल चलते हैं, कि कोई छुट्टी नहीं होती है ना भाई। अपन बिजनेस में तो फिर भी बोल देंगे संडे को छुट्टी है, पर ये हॉस्पिटल होटल ये ऐसे सर्विसेज है, ये छुट्टी नहीं ले सकते, पूरे टाइम चलना है। वही बोल रहे हैं हम तो पूरे साल ही चलाते हैं, पर क्या पूरे साल पेशेंट हो। बट अकाउंट्स रिवील्ड that only for 100 days in the year the unit admitted at least 25 patients per day। बोल रहे हैं हमने 100 दिन तक कितने पेशेंट रख रखे थे, नहीं, एटलीस्ट 25 लिखा हुआ है, मिनिमम 25 तो थे ही। 100 दिन ऐसे निकले थे जिसमें मिनिमम 25 पेशेंट तो थे ही। बेड कितने थे अपने पास, बेड भी तो 25 ही थे, बेड भी तो 25 ही थे, और 5 और लगा सकते थे ना, तो वही बता रहा है कि मिनिमम 25 तो थे ही इन दिनों में। एंड फॉर अनदर 210 days it had on an average 10 beds only occupied per day। 210 दिन तो ऐसे थे जिसमें 10 बेड ऑन एन एवरेज ऑक्यूपाइड, 11 थे कभी 9 थे, एवरेज मान के 10 मान लो। एंड इन द रेस्ट ऑफ द डेज, बचा क्या रेस्ट ऑफ द डेज, 55 डेज, पूरे साल में 365 डेज है, तो पूरे साल में 365 डेज है, उसमें से 100 दिन मिनिमम 25, 210 दिन 10 बेड, तो बाकी 55 डेज में द नंबर ऑफ पेशेंट्स वाज, पेशेंट ही नहीं, खाली पड़ा था, मक्खियां घूम रही, ठीक है ना। बट देयर वेर ओकेजन्स व्हेन द बेड्स वेर फुल। अब कौन से दिन बचे, बोल रहा है देयर वेर ओकेजन्स व्हेन द बेड्स वेर फुल। तो अब इन 100 दिन का ही समझेंगे, यही 100 दिन हमारे ओकेजन वाले दिन थे और क्या। तो इन 100 दिन के लिए ही बोल रहा है कि हमारे बेड्स तो फुल हो गए थे, तो ये जो 5 बेड और लाना था ये कहां से लाया आप, तो एक्स्ट्रा बेड्स वेर हायर्ड फ्रॉम, है ना, हमने बाहर से किराए पे बेड मंगाए। कितना मंगा सकते हैं, 5, 5 से ज्यादा तो रखने की जगह नहीं है, कंफर्टेबली अकोमोडेट करने तो 5 से ज्यादा और रखने की जगह नहीं है। कितने बेड लेके आए होंगे, 5, एट अ चार्ज ऑफ 5 रुपीज पर बेड पर डे। 5 रुपए हमने एक बेड का एक दिन का चार्ज लिया, हायर चार्जेस। समझ में आ रहा है क्या, बता सकते हो कितना हायर चार्जेस दिया।
सर कैसे 100 दिन के लिए 5 बेड लाए, 2,500 रुपये आएगा ना। 100 दिन हायर किया, 5 बेड हायर किया, और एक बेड का 5 रुपए लगता है, 5 × 5 25, और 100 दिन तक लगा है। पर इन्होंने बोला है द टोटल हायर चार्जेस फॉर द होल ईयर अमाउंट, तो मतलब ऑन एन एवरेज 4 बेड ही हायर किए होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार 5 लाए होंगे, है ना। हम कभी 2 बेड लाए होंगे, कभी 3 बेड लाए होंगे, कभी 5 बेड लाए होंगे, तो ऑन एन एवरेज कितने बेड लाए होंगे, 4 बेड लाए होंगे। तो ये थोड़ी बोला 5 मोर बेड्स का मतलब 5 ही लाना है, 5 से ज्यादा नहीं ला सकते आप किराए पे, 5 से कम तो ला ही सकते हैं। या उल्टा मान लो कि 5 बेड ही लाए होंगे पर 80 दिन ही लाए होंगे, 100 दिन पूरे नहीं लाए, 80 दिन ही लाए होंगे, तो 5 × 80 400, और 5 रुपए पर बेड चार्ज है, तो 2,000 ही आएगा। वो तो अजम्पशन है अपना, तो उन्होंने तो बोल दिया 2,000 ही। And this did not come to more than 5 beds extra above the normal capacity on any one day. ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हम 5 बेड से ज्यादा लेके आए, 5 बेड तो मैक्सिमम। अरे क्या यहां तक मीनिंग क्लियर है? फिर बोल रहे थे हॉस्पिटल एंगेज्ड एक्सपर्ट डॉक्टर्स फ्रॉम आउटसाइड, है ना। हम बाहर से डॉक्टर्स बुलाते हैं, अपने पास नहीं होते डॉक्टर, बाहर से बुलाते हैं एक्सपर्ट डॉक्टर, है ना। मतलब जो हमारे एम्प्लॉइज नहीं है ना, वो बाहर काम करते हैं, जब जरूरत होती है उनको बुला लेते हैं। टू अटेंड द पेशेंट्स एंड द फीस वेर पेड, है ना। सैलरी नहीं लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, फीस, क्योंकि वो बाहर से आ रहे हैं डॉक्टर, तो उनको फीस देंगे। पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड एंड टाइम स्पेंट बाय देम। वेरिएबल या फिक्स्ड? वेरिएबल, फीस वेरिएबल हो गया, पेशेंट्स पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल। ऑन एन एवरेज पेमेंट मेड बाय द हॉस्पिटल टू ऑल डॉक्टर्स वर्क आउट टू 10,000 पर मंथ। तो आपको लगता है पर मंथ लिखा है तो फिक्स्ड में लो, पर मैं बोल रहा हूं ऊपर बोल तो चुका है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स पे डिपेंड करता है, टाइम स्पेंड पे डिपेंड करता है, तो एक एवरेज है कि 10,000 रुपए हर महीना दे देते हैं, तो इसलिए वेरिएबल में है क्या? द अदर एक्सपेंसेस आर इज अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस 14,450, तो ये फिक्स्ड है। फूड सप्लाइड वेरिएबल है। मॉनिटर एंड अदर सर्विसेज वेरिएबल। व्हाट डू मीन बाय मॉनिटर एंड अदर सर्विस? इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना, भाई ब्लड टेस्ट निकाल करना, एक्सरे करना, सोनोग्राफी करना, ये सब चलता रहता है हॉस्पिटल में, वो कहलाता है मॉनिटर एंड अदर सर्विसेज। लॉन्ड्री चार्जेस वेरिएबल, मेडिसिन्स वेरिएबल। बाद में आया ही नहीं, वो अब बोल रही है। अच्छा, अब तो रिकॉर्डिंग दे दे। तो मेडिसिन सप्लाइड क्या है, वेरिएबल। मेडिसिन ऐसे होता है कि जैसे कुछ हॉस्पिटल होते हैं जो अंदर ही अंदर खुद ही मेडिसिन लगा देते हैं, है ना, और बाद में उसका चार्जेस ले लेते हैं वो लोग। एक तो होता है कि आपको बोलेंगे मेडिसिन ले आओ, है ना, और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए आजकल, जैसे फोर्टिस वगैरह हो गए हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, खुद ही लगा देते हैं मेडिसिन जो चाहिए, और आपको बाद में बिल थमा देते हैं। तो वो है ये मेडिसिन वेरिएबल। और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन का चार्जेस है, ऑफिस का चार्जेस है, तो ये तो फिक्स्ड ही कॉस्ट हो गई, है ना, इसका पेशेंट से तो कोई लेना देना है नहीं। फाइनली बोल रहे हैं इफ द हॉस्पिटल रिकवर्ड एन ओवरऑल अमाउंट ऑफ 100 रुपए पर डे, अगर हमने हॉस्पिटल से 100 रुपए लिए एक दिन के, है ना, ऑन एन एवरेज फ्रॉम ईच पेशेंट, व्हाट इज द प्रॉफिट मेड बाय हॉस्पिटल
ड्यूरिंग द ईयर 2008-9। तो आपको बोल रहे हैं हम 100 रुपए ले रहे हैं एक पेशेंट से, तो ये हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। पेशेंट से 100 रुपए लेते हैं, तो बताओ हमने कितना प्रॉफिट कमाया। तो कई बार सुना होगा आपने कि प्रॉफिट भी कमाता है कि कोई हॉस्पिटल, हाँ, ये कॉन्ट्राडिक्शन चलता है कि वो तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाना क्यों चाहते हैं। तो हॉस्पिटल इज अ बिजनेस। वो लोग को नहीं पता कि भाई हॉस्पिटल बिजनेस है। हॉस्पिटल तो बिजनेस ही है। फोर्टिस चला रहा है तो वो कोई क्या चैरिटी कर रहा है क्या? बिजनेस कर रहा है वो। ठीक है, तो इतना करते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम होगा अपना बेड डेज निकालना या पेशेंट डेज निकालना। बेड डेज या पेशेंट डेज। तो बताइए पूरे साल में कितने डेज हैं? 365। तो वही मैं थोड़ा सा आपको बाइफरकेशन लिखा देता हूं। 365 दिन में उन्होंने बोला कि 100 डेज ऐसे थे, 100 डेज तो ऐसे थे जिसमें अपना सीजन टाइम चल रहा था, है ना। 25 बेड तो मिनिमम ऑक्यूपाइड थे, मिनिमम 25 पेशेंट्स तो थे ही थे, है ना। और प्लस हमने हायर और किया होगा। 25 पेशेंट मतलब 25 बेड ऑक्यूपाइड थे ना। अरे एक बेड पे एक ही पेशेंट होगा ना, हाँ, या दो दो डाल दोगे? एक बेड पे तो एक ही पेशेंट होएगा ना। तो पेशेंट बोलो या बेड बोलो एक ही बात है। तो मिनिमम 25 पेशेंट, हाँ कोविड में ऐसा हुआ था कि एक बेड पे दो दो भी थे। ठीक है, क्योंकि भाई बोल रहे थे डिस्टेंस मेंटेन करो। तो जब दोनों ही इन्फ्लुएंस हो गए तो फिर डिस्टेंस क्या मेंटेन करो, है ना। तो वो दोनों तो पास में रह ही सकते हैं। तो एक बेड पे दो दो भी थे उस टाइम। मिनिमम 25 पेशेंट्स और बेड्स। और बाकी हमने हायर भी किए होंगे। कितने हायर किए होंगे? एवरेज 4 बेड्स हायर हुए हों। 4 बेड हम एवरेज मान रहे हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर कैसे आ गया ये? हायर चार्जेस मुझे दे रखे हैं 2,000 रुपए। हायर चार्जेस कितने दे रखे हैं? 2,000 रुपए। तो हमने कितने बेड्स हायर किए? तो हमने बोला 2,000 रुपए आपने हायर किए, मतलब दिए, और 100 दिन के दिए हैं, और एक बेड का 5 रुपए लग रहा है। तो कितने बेड्स आएंगे? 4 ही तो आएंगे। ठीक है, अच्छा 210 दिन ऐसे थे जिसमें 10 पेशेंट्स ही थे। 10 पेशेंट बोलो या 10 बेड्स ऑक्यूपाइड बोलो। और बाकी 55 डेज ऐसे थे जिसमें आपके 0 पेशेंट्स थे। 0 पेशेंट्स थे। 55 डेज ऐसे थे जिसमें आपके 0 पेशेंट्स थे। ठीक है, तो इससे आपको पेशेंट डेज निकालना इजी हो जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ पेशेंट डेज बोल लीजिए या बेड डेज बोल दीजिए, एक ही बात है। पेशेंट डेज या बेड डेज। तो पेशेंट डेज आ जाएंगे, पेशेंट डेज आ जाएंगे स्टूडेंट्स 100 डेज इंटू 29 बेड्स, और 210 डेज इंटू 10 बेड्स, और 55 डेज इंटू 0। ये क्लियर हुआ? 29 कैसे आ गया? 25 और 4 कितना आएगा? 5,000। 5,000 पेशेंट डेज। तो आपके पेशेंट डेज आ जाएंगे कितने? 5,000। कैलकुलेशन ऑफ पेशेंट डेज और बेड डेज कितने? 5,000। और फिर उसके बाद अब उन्होंने प्रॉफिट निकालने बोला है। तो फिर हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब की बार कॉस्ट नहीं पूछा है, प्रॉफिट पूछा है सीधे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट।
एक बार एक पहले भी क्वेश्चन कराया था, अगर आप टेस्ट के लिए पढ़े हो तो गुड्स ट्रांसपोर्ट में भी एक क्वेश्चन कराया था, उसमें कॉस्ट पूछा था फिर प्रॉफिट पूछा था। तो हमने पहले कॉस्ट निकाल ली थी फिर प्रॉफिट निकाल रहे थे, यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉफिट पूछा है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो ए सॉरी ए नहीं, रेवेन्यू, टेकिंग्स बोल लो, रेवेन्यू बोल लो, चार्जेस बोल लो। तो बताओ रेवेन्यू क्या बताई थी? एक पेशेंट से 100 रुपए लेंगे एक दिन का, तो हम 5,000 पेशेंट डेज से कितना लेंगे? 5 लाख। अब आप दोबारा क्यों कैलकुलेट करना चाह रहे हो कि 100 दिन में 29 पेशेंट से लेंगे, 210 डेज में 10 पेशेंट से लेंगे, 55 डेज में किसी से भी नहीं लेंगे? वो सब तो कर लिया ना हमने। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 5,000। ठीक है भाई, 100 दिन में 29 पेशेंट से लूंगा और 210 दिन में 10 पेशेंट से लूंगा, तो उसी का टोटल तो 5,000 आ रहा है। नहीं आ रहा? 5,000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, समझ में आ रहा है क्या? फिर माइनस वेरिएबल कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में है बहुत सारे आइटम, और फिर नीचे माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल में है 1 2 3 4 5 6, 6 आइटम्स तो है ही। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही चलते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग का रेंट गिवन था, फर्स्ट लाइन में बिल्डिंग का रेंट गिवन था 5,000 पर मंथ। तो 5,000 इंटू 12, 60,000। और सैलरी है, तो परमानेंट स्टाफ है क्या ये? तो इसलिए स्टाफ की सैलरी में एक तो सुपरवाइजर है, तो सुपरवाइजर कितने लेगा? 1,000 रुपए पर मंथ। तो 1,000 इंटू 12 इंटू 1, कितना? 12,000। और इसके अलावा नर्सेज है, 600 पर मंथ पर इंटू 2 नर्सेज है, 14,400। और फिर उसके बाद वार्ड बॉय, तो वार्ड बॉय है 300 इंटू 12 इंटू 1, 3,600। और फिर उसके बाद है हायर चार्जेस, तो हायर चार्जेस वेरिएबल में आएगा, हायर चार्जेस स्टूडेंट्स वेरिएबल में आता है, तो इट इज 2,000 रुपए। एंड इसके अलावा डॉक्टर को फीस दे रहे हैं, डॉक्टर फीस कितना? 1,20,000। एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस फिक्स्ड में जाता है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ये फिक्स्ड में आता है, एंड दैट इज 14,450। और इसके अलावा फूड सप्लाइड, तो फूड जो है वो आपका वेरिएबल है, कितना? 44,000। और मॉनिटर, तो मॉनिटर कितना? 12,500। और लॉन्ड्री सर्विसेज, लॉन्ड्री चार्जेस कितना है? 28,000। और मेडिसिन, मेडिसिन भी वेरिएबल में आएगा 73,500। जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसमें ऑक्सीजन सर्विस लिख दी, वो भी वेरिएबल में ही आएगा, पेशेंट्स को ही चाहिए होता है ऑक्सीजन। और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस फिक्स्ड हो गया,
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस इज 49,550। तो पहले वेरिएबल का टोटल लगाओ एक बार। 2,80,000। वेरिएबल का टोटल आ रहा है 2,80,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 280। तो 280 को रेवेन्यू में से माइनस करेंगे तो याद हो तो मैंने बताया था कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन होता है टर्म। रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। 2,20,000 आ रहा है क्या? रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2,20,000। और फिक्स कॉस्ट का टोटल करिए 1,54,000। फिक्स कॉस्ट 1,54,000 आ रहा है क्या? $154 आ रहा है क्या? तो बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट आ जाएगा 66,000। प्रॉफिट इज 66,000। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर आपको ये प्रॉफिट समझ में आ रहा है तो अगर मेरे ये पेशेंट डेज चेंज हो जाए, है ना, 5,000 से बढ़ जाए, मान लो 7,000 हो जाए, और ओकेजन बढ़ गया, पेशेंट्स ज्यादा आने लग गए, क्या रेवेन्यू सेम रहेगी क्या? मतलब ये वेरिएबल हो गया ना एक तरह से, ये तो पेशेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज होएगा रेवेन्यू, तो क्या वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा? आप बोल ही वेरिएबल कॉस्ट रहे हो, तो वो तो फिर पेशेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। पर क्या फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होगा? इसीलिए तो हम लोग करते हैं ये वेरिएबल फिक्स्ड, कि आपको समझ में आए कि पेशेंट्स के अकॉर्डिंग वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होएगा पर फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होएगा। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि मेरे कौन से खर्चे बढ़ेंगे और मेरे कौन से खर्चे नहीं बढ़ेंगे। तो बैग मत पैक करो, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। मुझे बताओ, ये प्रॉफिट कभी जीरो भी आ सकता है क्या, या ये लॉस ही आएगा? आ सकता है जीरो। तो बता सकते हो कितने पेशेंट्स चाहिए कि प्रॉफिट जीरो आ जाए? एक्चुअली कभी इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो तो बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मैं वही पूछना चाह रहा हूं, ब्रेक इवन पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां ना प्रॉफिट होए ना लॉस होए। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, सुनिए प्लीज ध्यान दीजिए इधर, जैसे आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं तो क्या लगता है हमारे कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स्ड है? दोनों है। ये फिक्स भी है, जैसे रेंट वगैरह लग रही है तो वो फिक्स्ड है। वेरिएबल में क्या हो गया सर, जैसे नोट्स देंगे आपको, वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है ना। और जो हमारा लाइट का खर्चा लग रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट है। भाई आप लोग नहीं होगे तो लाइट नहीं जलेगी, आप लोग होंगे तो लाइट जलेगी, तो वेरिएबल हुआ ना। तो मैं पूछ रहा हूं, हम भी तो बताते होंगे ना कि भाई इतने पेशेंट तो चाहिए ही, कि जिससे ना, मतलब सॉरी, इतने स्टूडेंट्स तो चाहिए ही कि ना हमें फायदा हो रहा है ना हमें नुकसान हो रहा है। वो ब्रेक इवन है। वैसे ही हॉस्पिटल जानना चाहता है कि मेरा ब्रेक इवन कब आता है। नहीं, नहीं, नो, 3,500। सोचो सोचो और सोचो, प्रॉफिट जीरो कब आएगा?
कितने पेशेंट्स होने चाहिए कि प्रॉफिट 0 आ जाए? प्रॉफिट 0 आ जाए, कितने पेशेंट्स होने चाहिए? कैसे आया 3500? एक्स मान लिया आपने, ठीक है। उसने बोला पेशेंट्स को मैंने एक्स मान लिया सर। हाँ सही है, मतलब एक्स मान के इजीली हो जाएगा। तो अगर पेशेंट्स को एक्स मान ले तो क्या रेवेन्यू 100x हो जाएगा? ये मान रहे हो? अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट 2,80,000 है, पर ये तो 5,000 के लिए, तो एक्स पेशेंट्स के लिए कितना होगा? 56x हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन 44x हो जाएगा, और फिक्स कॉस्ट तो आपकी 154 ही रहेगी। प्रॉफिट 0 आना चाहिए, तो x निकालने के लिए 154 को 44 से डिवाइड कर दो, 3500 आंसर आ जाए। समझे क्या? लिखेंगे। इन्होंने पूछा है, सेकंड पॉइंट में पूछा है एक्चुअली, दो पार्ट थे क्वेश्चन में, तो सेकंड पॉइंट में ब्रेक इवन ही पूछ रहे हैं। तो हम लिखेंगे लेट द पेशेंट डेज, लेट द पेशेंट डेज बी एक्स, है ना। पेशेंट डेज क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो रेवेन्यू आपकी हो गई 100x, और वेरिएबल कॉस्ट हो गया 2,80,000 लग रहा था जब 5,000 पेशेंट्स थे। तो x पेशेंट्स के लिए कितना लगेगा? 56x। तो कंट्रीब्यूशन हो गया आपका 44x, और माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट 1,54,000, तो प्रॉफिट इज 0। तो आप लोग क्या मिस्टेक किए? आप वेरिएबल फिक्स दोनों ऐड कर दिए, पर ये तो आप भूल ही गए कि पेशेंट्स चेंज हो जाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो चेंज हो जाएगा। ये पूछा था ना, पेशेंट बढ़ जाएंगे तो क्या वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा लगेगा क्या? तो आपका 44x माइनस 1,54,000 इक्वल टू 0 हो रहा है। तो 44x इक्वल्स टू 1,54,000, तो x आ जाएगा 3,500। पर सर अगर x नहीं करे तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट है, बीपी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कोई ऐसा है जो सेकेंड ईयर कंप्लीट कर चुका है? कोई भी नहीं है? तो क्या है, आपने कर लिया है? तो बीपी का फॉर्मूला पढ़ा है कोई? क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, तो क्या है ना, फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे से। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये कॉस्टिंग में ही सिखाते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, बीपी का फुल फॉर्म ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 1,54,000, और आपका कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे 44 है। 2,20,000 कंट्रीब्यूशन था 5,000 के लिए, तो पर पेशेंट कितना हुआ? 44। तो इससे डायरेक्ट आंसर आता है 3,500। तो आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला ही प्रिफर करना है। ये हम आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे, एक चैप्टर आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग, तब सिखाऊंगा मैं ये फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने उसको यहाँ पे यूज कर लिया। कि जब आप रिवाइज करोगे आप लोग, तो आप लोग को लगेगा वहां सर अलग कराते हैं, यहाँ अलग कराते हैं, तो इसलिए वही फॉर्मूले से यहाँ भी सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया सबको? हॉस्पिटल का क्वेश्चन क्लियर है?
हॉस्पिटल टेस्ट में नहीं दूंगा, होटल तक ही आएगा।